सुपर आर्यन एपिसोड 7 से लेकर एपिसोड 10 तक। आर्यन की बात सुनते ही बगैर किसी ऊर्जा के विजय ने सिर्फ अपने शारीरिक बल के साथ अपने तलवार को आर्यन पर चला दिया। ये देखकर आर्यन ने भी बिना किसी ऊर्जा शक्ति के अपने तलवार को चला दिया। जैसे ही आर्यन और विजय के तलवार में टकराव हुआ, वैसे ही दो लोहे के टकराने की आवाज आई। आर्यन ने जब विजय के शारीरिक बल को महसूस किया, आर्यन मन ही मन सोचा, इसका शारीरिक बल तो अद्भुत है। अगर मेरे जगह कोई और होता तो वो इस विजय से जरूर हार जाता। आर्यन ने अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया और विजय को धक्का देकर पीछे धकेल दिया, जिसके कारण विजय 10 कदम पीछे हट गया। ऐसे ही बगैर किसी ऊर्जा शक्ति के करीब 15 मिनट तक तलवारबाजी चलती रही। अचानक आर्यन ने एक ताकतवर हमला कर दिया, जिससे विजय की तलवार उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही तलवार विजय से हाथ से छूटा, आर्यन ने अपने तलवार को विजय के गर्दन पर रख दिया और बोला, हार मानते हो या और लड़ना है? मैं हार मानता हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे तलवारबाज हो। मुझे तो लगा कि ऊर्जा शक्ति के प्रयोग के बगैर तुम कमजोर होंगे, लेकिन तुम एक उत्तम योद्धा हो जो किसी भी शक्ति के बगैर भी जीत हासिल कर सकता है, विजय बोला। थैंक्स, तारीफ करने के लिए आर्यन ने जवाब दिया। ऐसे ही कुछ देर और फाइट चली। जैसे ही फाइट खत्म हुई, प्रिंसिपल सिंह अपने जगह से उठे और बोले, डियर स्टूडेंट्स, एंट्रेंस एग्जाम का दूसरा चरण भी खत्म हुआ। अब समय है रैंकिंग लिस्ट का। स्टूडेंट्स, अभी टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम बताए जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स की रैंकिंग लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। अब प्रोफेसर सोमेश्वर टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम बताएंगे। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर प्रोफेसर सोमेश्वर अपने जगह से उठे और बोलना शुरू किया, डियर स्टूडेंट्स, टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम इस तरह से है। 10वें स्थान पर है विकास, 9वें स्थान पर राजीव, 8वें स्थान पर कृष्णा, 7वें स्थान पर गौतमी, 6ठे स्थान पर गीता, 5वें स्थान पर विजय, 4थे स्थान पर अर्जुन, 3रे स्थान पर राहुल, 2रे स्थान पर कृतिका और पहले स्थान पर है आर्यन। जैसे ही पहले स्थान पर आर्यन का नाम अनाउंस हुआ, आर्यन और उसे माँ पापा खुश हो गए। दूसरी ओर जैसे ही प्रोफेसर सोमेश्वर ने टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम की घोषणा खत्म करके अपने जगह पर बैठे, तभी प्रिंसिपल सिंह अपनी जगह से फिर उठे और बोलना शुरू किया, डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर में बाकी स्टूडेंट्स के नामों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी और 1 महीने बाद नामांकन शुरू हो जाएगा। आप पांचों अकेडमी में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन दिव्यकृति एकेडमी में केवल टॉप 50,000 बच्चों का ही एडमिशन होगा। लेकिन टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए जाएंगे, वो सब आपको नामांकन के बाद बता दिए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर फ्यूचर। जैसे ही प्रिंसिपल सिंह ने बोलना बंद किया, प्रोफेसर माया अपने जगह से उठी और बोली, एंट्रेंस एग्जाम प्रतियोगिता अब यही खत्म होता है, अब आप सब जा सकते हैं, ऑल द बेस्ट। प्रोफेसर माया की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स और उनके साथ आए सभी लोग जाने लगे। आर्यन और इसके माता पिता भी अपने फ्लैट की ओर चल पड़े। अपने फ्लैट में पहुंचकर सभी के सामान पैक किया और चल पड़े स्टेशन की ओर। कुछ ही देर में सभी लोग स्टेशन पहुंच गए। जब आर्यन स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में आर्यन की ही बातें चल रही थी, खास के उसके शक्ति ऊर्जा छुपाने की शक्ति के बारे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो इन बातों पर विश्वास नहीं थी। जैसे ही आर्यन के परिवार को, खास के उसके दादाजी को आर्यन के टॉप करने की सूचना मिली, वो खुश हो गए। लेकिन खुश से ज्यादा वे सदमे में थे। लेकिन कुछ ही देर में सामान्य हो गया। जैसे ही दादाजी सामान्य हुए, उन्होंने अपने खास आदमी जिसका नाम महेश था उसे बुलाया। जैसे ही महेश आया, दादाजी बोले, महेश जाओ, एक पार्टी का इंतजाम करो, कल आर्यन के टॉप करने की खुशी में पार्टी होगी। दादाजी की बात सुनकर महेश बोला, यस सर, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ और सभी को निमंत्रण भेज देता हूँ। इतना बोलकर महेश पार्टी का इंतजाम करने चला गया। वहीं दूसरी ओर आर्यन ट्रेन में बैठ गया था। उस वक्त शाम के 7 बजे थे। कुछ ही देर में ट्रेन खुल गई। वही आर्यन अपने सीट पर सो गया। जब आर्यन की नींद खुली तो वो पाया कि वो कौशाम्बी पहुंच चुका था। उस वक्त रात के 11 बजे थे। आर्यन जल्दी से उठा और ट्रेन से उतरने के लिए रेडी हो गया। जैसे ही आर्यन स्टेशन से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके दादाजी खुद उसे लेने आए हैं। ये देखकर आर्यन खुश हो गया और जाके अपने दादाजी के गले लग गया। ये देखकर दादाजी खुश हो गए और बोले, बधाई हो आर्यन, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, मुझे गर्व है तुम पर। ये सुनकर आर्यन खुश होते हुए बोला, धन्यवाद दादाजी। अच्छा घर चलो, कल हमने एक पार्टी रखी है तुम्हारे टॉप करने की खुशी में, दादाजी बोले। दादाजी की बात सुनकर सभी लोग गाड़ी में बैठ के घर की चल पड़े। कुछ ही देर में आर्यन की गाड़ी राठौर मैंशन के सामने पहुंच गई। जैसी ही गाड़ी मैंशन के गेट के सामने पहुंची, मैंशन का बड़ा सा गेट खुला और गाड़ी अंदर चली गई। जैसे ही गाड़ी अंदर गया, आर्यन देखा कि उसके परिवार की सभी लोग उसके आने इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन गाड़ी से बाहर निकला, सभी लोग आर्यन के सामने आकर उसे टॉप करने की बधाई दिया। सभी के बधाई को स्वीकार करने के बाद आर्यन घर के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे सभी परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही आर्यन के एक कजन जिसका नाम सोनू था, वो बोला, आर्यन तुमने तो सबको सरप्राइज कर दिया, हमें तो लगा ही नहीं था कि तुम इतने शक्तिशाली होंगे। सोनू की बात सुनकर आर्यन ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी आर्यन के एक अंकल जिनका नाम उदय था बोले, आर्यन तुम्हारा शक्ति स्तर क्या है, क्योंकि हम तुम्हारा शक्ति स्तर महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
आर्यन के अंकल की बात सुनकर आर्यन के दादाजी बोले, हाँ आर्यन, हम सबको बताओ तुम्हारा शक्ति स्तर क्या है। दादाजी की बात सुनकर सभी लोग आर्यन की ओर देखने लगे। सभी की नज़र को अपने ऊपर महसूस कर आर्यन ने लंबी सांस ली और बोला, दादाजी मैं भूमंडल के 9वें स्तर का योद्धा हूँ। आर्यन की बात सुनकर परिवार के सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। थोड़ी देर तक आश्चर्य में रहने के बाद सबसे पहले दादाजी होश में आए और बोले, आर्यन क्या तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र के लड़के ज़्यादा से ज़्यादा 7वें स्तर तक ही पहुँच सकते हैं। अपने दादाजी की बात सुनकर आर्यन मन ही मन सोचा, बोलने से कुछ नहीं होगा, इन्हें दिखाना होगा अपना शक्ति स्तर। फिर आर्यन ने अपने ब्रेसलेट को हल्का सहलाया। जैसे ही आर्यन ने ब्रेसलेट को सहलाया उसी वक्त ऊर्जा छुपाने वाला शक्ति मंत्र का प्रभाव हट गए। जैसे ही आर्यन की ऊर्जा शक्ति बाहर रिलीज हुई, सभी परिवार के सदस्य सदमे में आर्यन को ही देखे जा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में सभी नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ही सब नॉर्मल हुए सभी एक दूसरे से बात करने लगे। दादाजी बोले, तुमने तो सही कहा था कि तुम 9वें स्तर के योद्धा हो, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम इतने कम समय में इतने ताकतवर कैसे हो गए। दादाजी की बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बोले, हाँ आर्यन बताओ न, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हुए। आर्यन मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तो आप लोगों को विश्वास हुआ कि मैं 9वें स्तर का योद्धा हूँ। आर्यन की बात सुनकर उसके एक अंकल बोलते हैं, हाँ हम सबको विश्वास हो गया है कि तुम 9वें स्तर के योद्धा हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इतने कम समय में कैसे इतने शक्तिशाली हो गए। माफ़ कीजिएगा, मैं इसका रहस्य नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ मैंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है, आर्यन बोला। ऐसी ही बातें करते करते 1 घंटे बीत चुके थे। तभी दादाजी बोलते हैं, अच्छा बहुत हुआ बातें, अब सब जाके सो जाओ, कल पार्टी की तैयारी भी करनी है। दादाजी की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे की ओर चल पड़े। आर्यन भी अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन अपने कमरे में पहुंचते ही आर्यन तौलिया लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ ही देर में आर्यन फ्रेश होकर रूम में आ जाता है। रूम में आकर आर्यन कपड़े चेंज करता है और अपने ब्रेसलेट को सहलाता है। तभी आयामी दुनिया का दरवाजा खुलता है, जिसके जरिए आर्यन अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही आर्यन अपने गुरु को प्रणाम करता है। गुरु दिव्यांश ध्यान में थे। आर्यन उन्हें ध्यान से नहीं उठता है और वो मंत्रों के दीवार वाले कमरे में चला जाता है। रूम में जाकर आर्यन ध्यान में बैठ जाता है। आर्यन के बैठे 5 घंटे बीत चुके थे। आर्यन को ध्यान में महसूस होता है कि मन की शक्ति का उसने एक और स्टार प्राप्त कर लिया है। ये महसूस करते ही आर्यन खुश हो जाता है और वो ध्यान से उठ जाता है और उस कमरे से बाहर आ जाता है। जब वो कमरे से बाहर आता है तो देखता है गुरु दिव्यांश ध्यान में ही थे। ये देखकर आर्यन उन्हें प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। जब वो अपने कमरे आता है तो रात के 1:30 बजे बज चुके थे। आर्यन उसी कपड़े में बेड पर लेट जाता है। बेड पर लेटते ही वो गहरे नींद में चला जाता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक से आर्यन की नींद खुली। आर्यन ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि मिसेस राठौर दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर अपनी माँ को देखकर आर्यन अलसाई हुई आवाज में बोलता है, क्या माँ इतनी सुबह आप? जाए मुझे सोने दीजिए। इतना बोलकर आर्यन दरवाजा बंद करने लगा। ये देखकर मिसेस राठौर आर्यन को झूठ मूठ के गुस्से में बोलती है, चल उठ, सुबह के 8 बजे चुके हैं, अब कितना सोएगा। इतना बोलकर जोर का धक्का देकर मिसेस राठौर ने दरवाजा खोल दिया। क्या माँ थोड़ा सा और सोने दो ना? आर्यन थोड़ा नाराज होते हुए बोला। तू भूल गया आज पार्टी है, क्या तुम्हें पार्टी की तैयारी नहीं करनी? चल जा, पहले फ्रेश हो जा, फिर नीचे आ जा नाश्ता करने के लिए, मिसेस राठौर बोली। अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन बुझे हुए मन से तौलिया लेकर बाथरूम में चला गया। आर्यन को बाथरूम जाते देखकर मिसेस राठौर रूम से बाहर चली गई। आज राठौर मैंशन में पार्टी की तैयारी, जोर शोर से पार्टी की तैयारी चल रही थी। वही हॉल में दादाजी सोफे पर बैठ पार्टी की तैयारी पर नजर रखे हुए थे। तभी उनकी नजर सीढ़ी से आती हुई मिसेस राठौर पर पड़ी। मिसेस राठौर को आते हुए देख दादाजी बोले, बड़ी बहू क्या आर्यन जाग गया है? जी पापा वो जाग गया है, थोड़ी ही देर वो नीचे आ जाएगा, मिसेस राठौर बोली। वही कमरे में आर्यन फ्रेश होकर बाहर आ गया था और कपड़े चेंज कर चुका था। तभी उसके कानों में गुरु दिव्यांश की आवाज सुनाई दी। गुरु दिव्यांश बोल रहे थे, आर्यन क्या रात में तुम अंदर आए थे? जी गुरुजी मैं आया था, लेकिन आप ध्यान में थे इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं, आर्यन ने विनम्र भाव के साथ बोला। तो तुमने कुछ हासिल किया या नहीं? गुरु दिव्यांश बोले। जी गुरुजी मैंने मन की शक्ति का एक और स्टार हासिल कर लिया, आर्यन ने खुश होते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी मन की शक्ति का 2 स्टार हासिल लिया है, गुरु दिव्यांश खुश होते हुए बोले। इतना बोलने के बाद गुरु दिव्यांश की आवाज आनी बंद हो गई। जब आर्यन ने देखा कि अब गुरु दिव्यांश की आवाज नहीं आ रही है तो उसने नीचे जाने का फैसला किया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही आर्यन नीचे पहुंचा उसने देखा कि घर का हॉल बिल्कुल अलग लग रहा था। उसने देखा कि उसके दादाजी, मम्मी पापा, चाचा चाची वही बैठे थे। उसके छोटे कजिन्स भी उन लोगों के साथ बैठा था। सबसे पहले आर्यन पर मिसेस राठौर की नजर पड़ी। आर्यन को आते देख मिसेस राठौर बोली, चलो सभी लोग नाश्ता करते हैं, आर्यन आ चुका है। मिसेस राठौर की बात सुनकर सभी ने सीढ़ी की ओर देखा। सभी ने देखा कि आर्यन आ चुका है तो वे सभी नाश्ते की टेबल की ओर चल पड़े।
दरअसल राठौर परिवार में अगर कोई इमरजेंसी न हो तो सभी लोग साथ में नाश्ता करते हैं, इसलिए सभी लोग आर्यन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में सभी ने नाश्ता खत्म कर लिया। नाश्ता करने के बाद उसके डैड और चाचा ऑफिस चले गए। उन दोनों के ऑफिस जाने के बाद आर्यन के कजिन्स उसके पास आए। उन सबको अपने पास आते देख आर्यन बोला, क्या हुआ, तुम सब क्या सोच रहे हो? आर्यन की बात सुनकर रागिनी नाम की कजिन बोली, भाई आज पार्टी है, क्या आपको पार्टी की तैयारी नहीं करनी? दरअसल रागिनी आर्यन से 1 साल छोटी थी और सोनू 2 साल छोटा था। रागिनी की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम दोनों ने क्या सोचा है, क्या करना है? आर्यन की बात सुनकर सोनू बोला, भाई चलो शॉपिंग पर चलते हैं, आज पार्टी में पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए, तो चलिए शॉपिंग करने चलते हैं। सोनू की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचा और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आर्यन की बात सुनकर रागिनी और सोनू खुश हो गया और वे दोनों शॉपिंग जाने की तैयारी करने चले गए। आर्यन भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर तीनों तैयार होकर नीचे गाड़ी के पास आ गए थे। जब वे तीनों गाड़ी के आपस पहुंचे, उन तीनों ने देखा कि 3 लड़की और 2 लड़के उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। 3 लड़कियों के नाम रानी और ज्योति जो रागिनी की बेस्ट फ्रेंड थी, और तीसरी लड़की कामिनी जो रानी की रिश्तेदार थी, और 2 लड़के जिसके नाम अर्पित जो सोनू का फ्रेंड था और रोशन जो आर्यन का बेस्ट फ्रेंड था। उन पांचों को देख तीनों ने ठीक बोला। तभी तीनों की नज़र कामिनी पर पड़ी। रानी ने जब ये देखा कि तीनों की नज़र कामिनी पर पड़ी तो उसने तीनों का परिचय करते हुए बोली, कामिनी ये तीनों है आर्यन, सोनू और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी। आर्यन और सोनू इसके भाई है और रागिनी ये कामिनी है, मेरी रिश्तेदार है। तीनों ने कामिनी का अभिवादन किया। वही कामिनी के आंखों में आर्यन के नाम सुनते ही चमक थी। उसने आर्यन से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर आर्यन ने भी कामिनी से हाथ मिलाया। तभी ज्योति बोली, यार चलो देर हो रही है, शाम में पार्टी है, उससे पहले घर लौटना होगा। आर्यन, रागिनी, सोनू और उसके दोस्त गाड़ी में बैठकर मार्केट की ओर चल पड़े। सभी लड़कियां एक गाड़ी में और सभी लड़के एक गाड़ी में बैठ गए। वे सभी 18 वर्ष से कम आयु के थे, इसलिए उनकी गाड़ियों को ड्राइवर चला रहा था। लगभग आधे घंटे में सभी शॉपिंग मॉल के पार्किंग में पहुंच चुके थे। आर्यन और उसके सभी दोस्त मॉल के पार्किंग के लिफ्ट की ओर जा ही रहे थे। तभी आर्यन के कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक लड़की की थी। उनकी आवाज सुनकर आर्यन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ महसूस कर आर्यन बोला, गाइस क्या तुम लोगों के आवाज सुनी? हाँ मैं सुनी हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की खतरे में है। आर्यन की बात सुनकर रागिनी बोली, तो फिर चलो देखते हैं क्या हो रहा है। आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर सभी आवाज की दिशा में चल पड़े। जब सभी उस जगह पर पहुंचे जहां से आवाज आई थी, तो उन लोगों ने देखा कि कुछ लड़के 2 लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर आर्यन और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आया। आर्यन और उसके दोस्त थे तो 14-15 के बच्चे, लेकिन वे भी थे तो योद्धा ही, और एक योद्धा होने के नाते ये सब देखकर गुस्सा होना तो लाजमी था। आर्यन पलक झपकते ही दोनों लड़कियों के सामने जाकर खड़ा हो गया और उन सभी लड़कों के आंखों में देखने लगा। ये देखकर उस लड़कों के ग्रुप से एक लड़का आर्यन को गुस्से में देखते हुए बोलता है, ये बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। उस लड़के की बात सुनकर आर्यन उन सभी को गुस्से में देखता है। जब वो लड़का ये देखा कि आर्यन उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया और आगे बढ़कर आर्यन को धक्का देकर हटाने की कोशिश की। जब उस लड़के ने आर्यन को हटाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो आर्यन को हिला भी नहीं पा रहा है। जब बाकी लड़कों ने ये देखा तो बाकी लड़के उस लड़के पर हंसने लगे जिसने आर्यन को धक्का देने की कोशिश की थी। उसी हंसी के बीच एक लड़का हंसते हुए बोलता है, यार तेज क्या कर रहे हो तुम, एक बच्चे को नहीं हटा पा रहे हैं। दरअसल जो लड़का आर्यन के सामने आया था उसका नाम तेजवीर सिंह था। उसके पिता करणवीर सिंह एक बिजनेसमैन थे। उस लड़के की बात सुनकर तेज कुछ नहीं बोला और गुस्से में आर्यन की ओर देखा और अपनी कुछ शक्ति का प्रयोग करके आर्यन को हटाने की कोशिश की, जिसके जवाब में आर्यन ने अपनी थोड़ी शक्ति का प्रयोग किया, जिसके कारण तेज फिर से नहीं हिला पाया। असल में तेज जलमंडल के पहले स्तर का योद्धा था, फिर भी वो आर्यन को हिला नहीं पा रहा था, क्योंकि आर्यन तो था भूमंडल के 9वें स्तर का योद्धा, लेकिन उसके शरीर का डिफेंस जलमंडल दूसरे स्तर के योद्धा के बराबर था। लेकिन बाकी सभी लोगों की तरह ही वे लड़के भी आर्यन के योद्धा स्तर का पता नहीं लगा पा रहे थे। सभी लड़के आश्चर्य में थे। सभी लड़के सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है। यही बात पीछे खड़े दोनों लड़की के दिमाग में भी था, लेकिन वे दोनों खुश थी। उन्हें आभास हो गया था कि आर्यन एक शक्तिशाली और दुर्लभ योद्धा है। ये सब देखकर लड़कों के ग्रुप का लीडर यश सामने आया। यश जलमंडल के 3रे स्तर का योद्धा था। वो इस ग्रुप में सबसे शक्तिशाली था। सामने आने के बाद यश आर्यन की ओर देखते हुए बोला, कौन हो तुम बच्चे और तुम हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो? असल में यश को महसूस हो गया था कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, इसलिए यश ने ये बात शांति से बोला था। यश की बात सुनकर आर्यन गुस्से में बोला, लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग और बोलते ये तुम लोगों का काम है। इन लड़कियों को जाने दो, यही सबके लिए अच्छा होगा। तुम अभी बच्चे हो और तुम करोगे इन लड़कियों की रक्षा, क्या तुम हमारा सामना कर सकते हो? यश आर्यन की बात सुनकर गुस्से में बोला। यश की बात सुनकर आर्यन बोला,
मेरे गुरुदेव कहते हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी इच्छा शक्ति कैसी है ये महत्वपूर्ण है। आर्यन की बात सुनकर यश को गुस्सा बहुत, लेकिन वो अपने गुस्से को पी गया और हंसते हुआ बोला, लड़के तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस खानदान से हो? आर्यन बोला, मेरा नाम आर्यन सिंह राठौर है, मैं राठौर खानदान से हूँ। आर्यन ने जैसे ही अपना नाम बताया सभी लड़के आश्चर्य में पड़ गए। वजह ये थी कि कुछ दिनों से आर्यन बहुत फेमस था, सभी की जुबान पर आर्यन और उसके शक्तियों का जिक्र था। यश बोला, तो तुम आर्यन हो जिसने इस बार एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है, जिसकी शक्तियों का राज किसी को नहीं पता है? हाँ मैं वही हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की पहचान जानकर यश सोच में पड़ गया। यश अहंकारी था लेकिन मूर्ख नहीं था कि जिसने बारे में कुछ नहीं जानता हो उससे लड़ जाए, और वो भी उस लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं जिसे रहस्यमयी लड़के के नाम से जिक्र किया जाता हो। इतना सोच के यश अपने दोस्तों की ओर देखते हुए बोला, दोस्तों चलो यहाँ से हम चलते हैं। यश और उसके दोस्तों को जाते देख उन दोनों लड़कियों ने राहत की सांस ली और आर्यन की ओर देखते हुए एक लड़की बोली, थैंक्स आर्यन हमें बचाने के लिए, मैं कविता हूँ और ये मेरी दोस्त रोहिणी है। दोनों लड़कियों ने आर्यन से हाथ मिलाया, जिसके आर्यन बोला, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, चलो दोस्त शॉपिंग करने चले हैं। आर्यन की बात सुनकर सबने हामी भरी और उसके पीछे चल पड़े। आर्यन को पीछे से वे दोनों लड़कियां देखे जा रही थी। जैसे ही आर्यन लिफ्ट में गया वे दोनों लड़की अपनी गाड़ी में बैठ गई और अपने घर की चल पड़ी। वही आर्यन और उसके दोस्त मॉल के अंदर पहुंच चुका था। सभी बात करते हुए जा रहे थे, तभी कामिनी की नज़र एक शॉप पर पड़ी। वो बोली, रानी चलो इस शॉप में चलते हैं। जब सभी ने उस शॉप की तरफ देखा तो सामने एक ब्रांडेड शॉप था। वे सभी अंदर चले गए। जैसे सभी अंदर गया तभी एक सेल्स गर्ल सामने आई और उन सब का अभिवादन किया। बोली, हेलो सर एंड मैम, बोलिए क्या किस तरह के कपड़े दिखाओ? शॉप में जाने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग हो गए। सभी अपने अपने लिए कपड़े देखने लगे। लगभग आधे घंटे बाद सभी लड़के लड़कियों के पास पहुंच चुके थे। जब सभी लड़के वहां पहुंचे तो उन सब ने देखा कि लड़कियों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। ये देखकर सोनू बोल पड़ा, क्या तुम लोगों ने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की है? रागिनी बोली, नहीं भाई कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, क्या तुम लोगों ने शॉपिंग की? हाँ हमने तो शॉपिंग कर लिया, सोनू ने जवाब दिया। आर्यन ने सभी लड़कियों से पूछा, तुम सबको कितना और समय लगेगा शॉपिंग पूरा करने में? बस कुछ देर और समय लगेगा, रागिनी ने जवाब दिया। यार कुछ देर बोल रही है, लेकिन मुझे लगता है कुछ घंटे और लगेगा, अर्पित बोला। सही बोल रहा है भाई, कुछ घंटे और लगेगा, आर्यन ने जवाब दिया। इन दोनों के बातों के बीच सोनू बोला, तब तक हम बिलिंग करवा लेते हैं। सोनू की बात सुनकर तीनों बिलिंग काउंटर की ओर चल पड़े। बिलिंग काउंटर पर पहुंचकर सबने अपने कपड़े काउंटर पर रख दिया। काउंटर पर उपस्थित सेल्स गर्ल ने उस कपड़े की बिलिंग शुरू कर दी। अगले 5 मिनट में बिलिंग पूरी हो गई। तीनों ने बिल पे किया और फिर लड़कियों के पास पहुंच गए। जब वे तीनों पहुंचे तो आर्यन ने देखा कि लड़कियों की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। ये देखकर आर्यन बोला, तो तुम लोगों की शॉपिंग पूरी हो चुकी है? हाँ हो गई हमारी शॉपिंग पूरी, रानी ने जवाब दिया। कुछ ही देर में सभी की बिलिंग हो गई। बिलिंग होने के बाद सभी शॉप से बाहर निकल गए। सभी मॉल में घूमने लगे ताकि कुछ और अच्छा मिल गए। घूमते घूमते सभी एक शॉप के सामने पहुंच गए। वो शॉप ब्यूटी प्रोडक्ट की थी। ब्यूटी प्रोडक्ट का शॉप हो और लड़कियां अंदर न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सभी शॉप के अंदर चले गए। वही दूसरी ओर सभी लड़के परेशान हो रहे थे। आज पहली बार वो सभी लड़कियों के साथ शॉपिंग करने आए थे। आर्यन मन ही मन सोचता है, आज के बाद वो कभी किसी लड़की के साथ शॉपिंग करने नहीं आएगा। वही लड़कियां बहुत खुश थी। लगभग 1 घंटे बाद उन सब की शॉपिंग पूरी हो गई। फिर वे सभी घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में सभी घर पहुंच चुके थे। जब वे सभी राठौर मैंशन पहुंचे तो देखा कि मैंशन पूरी तरह लग रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। घर के अंदर जाते ही आर्यन अपने कमरे में चला गया। रूम में जाते ही आर्यन अपने बेड पर लेट गया। वो बहुत थक चुका था। कुछ देर बेड पर रेस्ट करने के बाद आर्यन ने अपने ब्रेसलेट को सहलाया, जिससे दरवाजा खुला गया। आर्यन उस दरवाजे के जरिए अंदर चला गया। जब आर्यन अंदर गया तो उसने देखा कि गुरु दिव्यांश तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। जब आर्यन की नज़र उनके तलवार पर पड़ी तो उस आश्चर्यचकित हो गया। दरअसल गुरु दिव्यांश की तलवार से अद्भुत दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। वो बहुत शक्तिशाली तलवार लग रहा था। उस तलवार को देखकर आर्यन मन ही मन सोचा और खुद से ही बोला, वाह क्या तलवार है, इतनी शक्तिशाली, ऐसा लगता है कि ये तलवार एक ही झटके में पूरी पृथ्वी को 2 भाग में काट डाले। आर्यन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज गुरु दिव्यांश की थी। वे आर्यन को तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए बोल रहे थे। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर आर्यन ने अपनी तलवार निकल ली और अभ्यास करने लगा। आर्यन अभ्यास कर ही रहा था तभी एक परछाई वहां प्रकट हुई। उसे देखकर आर्यन आश्चर्यचकित हो गया। वो परछाई एक इंसान की थी, लेकिन वो परछाई गुरु दिव्यांश की नहीं थी। ये देखकर आर्यन उस इंसान की ओर देखा। जब आर्यन ने उस इंसान को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो इंसान एक जल मंडल का योद्धा है। आर्यन सोचने लगा कि आखिर ये इंसान कौन है, इसे तो कभी यहाँ नहीं देखा। आर्यन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में गुरु दिव्यांश की आवाज सुनाई देती, आर्यन आज तुम्हें इसके साथ फाइट करनी है। अगर तुम इसे हरा पाए तो तुम्हें एक विशेष मंत्र मिलेगा।
गुरु दिव्यांश की बात सुनकर आर्यन आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होते आर्यन बोला, गुरुजी ये आदमी कौन है? ये इंसान होके भी इंसान नहीं लगता है, कौन है ये? ये एक कृत्रिम मानव है जिसे मैंने अपनी शक्तियों से बनाया है, आज तुम्हें इससे ही फाइट करनी है। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर वो कृत्रिम मानव और आर्यन आमने सामने आ गया। जैसे ही कृत्रिम मानव ने अपने तलवार से आर्यन पर हमला कर दिया, ये देखकर आर्यन ने अपनी तलवार से कृत्रिम मानव के हमले को रोकने की कोशिश की। जैसे ही दोनों तलवार टकराई, दो लोहे के टकराने की तेज आवाज आई। इस टकराव से उत्सर्जित शक्ति के प्रभाव आर्यन 20 कदम पीछे चला गया, लेकिन उस कृत्रिम मानव को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर आर्यन आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचा, इतना प्रभावी हमला, ये तो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन वो तुरंत नॉर्मल हो गया और एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही आर्यन ने मंत्र पढ़ा, उसके तलवार में एक चमक आ गई। आर्यन ने पहाड़ काट शक्ति जागृत किया था, जिसके कारण आर्यन के तलवार में पहाड़ को काटने की शक्ति आ गई। आर्यन को पहाड़ काट शक्ति को जागृत करते हुए देखकर कृत्रिम मानव ने भी अपनी एक शक्ति अपने तलवार में इकट्ठा कर लेता है। उसके तलवार में भी चमक आ जाती है। जैसे ही कृत्रिम मानव का तलवार शक्तियों से ढकता है, तभी आर्यन ने एक जोरदार हमला कर दिया। ये देखते हुए कृत्रिम मानव ने भी अपने तलवार से हमला कर दिया। दोनों की तलवार हवा को काटते हुए आपस में टकरा गया। जैसे ही दोनों तलवार आपस में टकराए, एक विस्फोट हुआ, जिससे चारों ओर धूल फैल गई और आर्यन 50 कदम पीछे चला गया। वही कृत्रिम मानव 20 कदम पीछे हटा। ये देखकर आर्यन आश्चर्यचकित हो गया। आर्यन मन ही मन सोचने लगा कि इस कृत्रिम मानव के शरीर का डिफेंस कितना मजबूत है, इतने शक्तिशाली हमले को भी रोक दिया इसने, इस पर और भयानक शक्ति से हमला करना होगा। इतना सोचकर आर्यन ने चट्टान शक्ति, पहाड़ काट शक्ति के साथ तलवार शक्ति को अपने तलवार में समाहित कर लिया, जिसके कारण बहुत शक्तिशाली चमक आ गई, जिसे देखकर कृत्रिम मानव ने भी अपने तलवार में अपनी विशेष शक्ति को समाहित कर लिया। जैसे ही आर्यन ने अपने तलवार में तीनों शक्तियों को पूरी तरह समाहित कर ली, तो उसने एक जोरदार हमला कृत्रिम मानव पर कर दिया, जिसे देखकर कृत्रिम मानव ने भी अपने तलवार से एक भयानक हमला कर दिया। दोनों तलवार हवा को काटते हुए आपस में टकरा जाता है। जैसे ही दोनों तलवारें टकराए, एक भयानक धमाका हुआ और चारों ओर धूल फैल गई थी। जैसे ही धूल हटा तो देखा कि आर्यन 20 कदम पीछे जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर वो कृत्रिम मानव भी 20 कदम पीछे गिरा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था, उसे भी चोट आई थी। जैसे तैसे दोनों उठे और हमला करने के लिए तैयार हो गए। कृत्रिम मानव आर्यन को घूरे जा रहा थे। आर्यन भी मन ही मन सोचने लगा कि कैसे हराओ इस कृत्रिम मानव को, इसके शरीर का डिफेंस तो मुझसे भी अधिक है, कैसे हराओ इसे? लगता है कि मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी, नहीं तो इसे नहीं हरा पाऊंगा। इतना सोचने के बाद आर्यन एक मंत्र बुदबुदाने लगा। वो गज शक्ति का मंत्र था। गज शक्ति में आर्यन ने 4 स्टार हासिल कर लिया था। वही कृत्रिम मानव आर्यन पर हमला किया जा रहा था, लेकिन इस बार आर्यन हमला नहीं कर रहा था, सिर्फ बचाव कर रहा था और उसके जुबान पर मंत्र था, वो मंत्र का जाप किए जा रहा था। लगभग 1 घंटे तक आर्यन बचाव करता रहा। तभी आर्यन को कुछ महसूस हुआ। जैसे ही आर्यन ने अपने शरीर में ऊर्जा महसूस किया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आर्यन के मुस्कान का कारण था कि आर्यन ने गज शक्ति में एक और स्टार प्राप्त कर लिया था। जैसे ही आर्यन ने गज शक्ति में एक और स्टार हासिल की, उसने गज शक्ति को अपने तलवार में समाहित कर लिया। साथ में उसने समुद्र की शक्ति और तलवार शक्ति को अपने तलवार में समाहित कर लिया। आर्यन को शक्ति अपने तलवार में समाहित करते हुए देखकर कृत्रिम मानव ने भी अपने तलवार में शक्ति समाहित करने लगा। कुछ ही पलों में आर्यन के तलवार में तेज चमक आ गई। वहीं दूसरी ओर कृत्रिम मानव के तलवार में भी चमक आ गई। जैसे ही आर्यन ने पूरी तरह से अपने तलवार में शक्ति समाहित कर लिया, तभी कृत्रिम मानव ने एक खतरनाक हमला कर दिया। ये देखकर आर्यन ने भी जोरदार हमला कर दिया। दोनों की तलवार हवा को काटते हुए आपस में टकरा गई। जैसे ही दोनों तलवारें टकराए, वैसे ही एक भयानक विस्फोट हुआ और चारों धूल फैल गई। जैसे ही फैला हुआ धूल शांत हुआ, दिखा कि कृत्रिम मानव 50 कदम दूर जा गिरा था। वही आर्यन 20 कदम दूर अपने पैरों पर खड़ा था। कृत्रिम मानव बहुत ज्यादा घायल हो गया, लेकिन फिर भी वो आर्यन से लड़ने के लिए तैयार था। ये देखकर आर्यन ने अपने तलवार में दिमाग की शक्ति को अपने तलवार में समाहित कर लिया। जैसे ही उसके तलवार में दिमाग में समाहित हुई, तलवार में भयानक चमक आ गई। फिर आर्यन ने पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। आर्यन को अपने ऊपर हमला करते देख कृत्रिम मानव ने भी भयानक हमला कर दिया। जैसे ही दोनों तलवारें टकराए, एक भयानक आवाज के साथ कृत्रिम मानव दूर जा गिरा। ये देखकर गुरु दिव्यांश खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छे आर्यन, तुमने कमाल कर दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। धन्यवाद गुरुजी, ये सब आपने ही सिखाया है, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर गुरु दिव्यांश बोले, चलो अब तुम्हारे उपहार की बारी। इतना बोलकर गुरु दिव्यांश ने एक उंगली आर्यन की तरफ की, जिसमें से एक रोशनी निकली और आर्यन के दोनों भौं के बीच समाहित हो गई। आर्यन ने महसूस किया कि कुछ जानकारी उसके दिमाग में समाहित हो गया है। आर्यन जानकारी के बारे में सोच ही रहा था कि उसे अपने कानों में गुरु दिव्यांश की आवाज सुनाई देती है। वे बोल रहे थे, आर्यन, ये एक विशेष मंत्र है जिसकी सहायता से तुम किसी भी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में समाहित कर सकते हो। इस मंत्र का नाम है परिष्कृत मंत्र।
ये सब सुनकर आर्यन बोला, गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाए। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी बोले, देखो आर्यन, ऐसे समझो कि तुमने किसी दैत्य जानवर को मारा। जैसे ही वो जानवर मरेगा उस जानवर की ऊर्जा शक्ति प्रकृति में विलीन होने के लिए उसके शरीर से निकलेगी। तभी तुम इस मंत्र की सहायता से उस ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लेना, फिर इसी मंत्र के ध्यान से उस ऊर्जा को परिष्कृत करके अपनी ऊर्जा बना लेना। इससे तुम्हारे शक्ति स्तर बढ़ने में सहायता मिलेगी। थोड़ी देर चुप होने के बाद गुरुजी फिर बोले, और अगर किसी ने तुम पर शक्तिशाली प्रहार किया तो जैसे ही वो शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर समाहित हुई तभी तुम इस मंत्र की सहायता से अपनी शक्ति बना सकते हो। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया और बोला, क्या बात है गुरुजी, ये मंत्र तो सबसे बेहतरीन है, ये मंत्र मुझे कभी हारने नहीं देगा। तुमने सही कहा, ये मंत्र बेहतरीन है, इस मंत्र को मैंने अपने किसी भी शिष्य को नहीं दिया है, तुम पहले हो, गुरुजी बोले। ये बात सुनकर कि वो पहला शिष्य है तो आर्यन बहुत खुश हो गया। फिर वो गुरुजी के कहने पर परिष्कृत शक्ति मंत्र का ध्यान करने चला गया। लगभग 2 घंटे ध्यान करने के बाद आर्यन ध्यान से बाहर आया तो उसे महसूस हुआ कि उसने परिष्कृत शक्ति मंत्र में कोई भी स्टार हासिल नहीं किया है। ये महसूस कर आर्यन उदास हो गया। उसी उदासी में आर्यन अपने गुरुजी के सामने जाके खड़ा हो गया। गुरु दिव्यांश आर्यन के चेहरे पर उदासी देख वो मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, ऐसा होता है। आर्यन, एक बात का ध्यान रखना कि तुम जितने शक्तिशाली मंत्र की साधना करोगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा, इसलिए चिंता मत करो, ऐसा होता रहता है। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर आर्यन ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, गुरुजी अब मुझे जाना होगा, घर में पार्टी है और उस पार्टी में मेरा रहना जरूरी है। गुरु दिव्यांश आर्यन की बातें सुनकर उसे जाने की आज्ञा दे दी। गुरु की आज्ञा मिलते ही आर्यन अपने कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद आर्यन रेडी होने चला गया। आर्यन रेडी हो ही रहा था तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उसका बड़ा भाई अखिल सिंह राठौर खड़ा था। ये देखकर कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई खड़ा है तो आर्यन खुश हो गया और जोर से चिल्लाया, भाई, और अपने भाई को गले लगा लिया। ये देखकर अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल अखिल भी दिव्यकृति अकादमी का स्टूडेंट है। उसने 5 साल पहले की एकेडमी में एडमिशन ले चुका था। एंट्रेंस एग्जाम के वक्त अखिल एक मिशन पर गया हुआ था। अपने भाई को खुश होते देख अखिल भी खुश होते हुए आर्यन को गले लगा लिया। गले मिलने के बाद दोनों अलग हुए और आर्यन बोल पड़ा, भाई आपका भाई, मुझे तो लगा था कि जब मैं एकेडमी में जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा, लेकिन आप तो वह थे ही नहीं। आर्यन की बात सुनकर अखिल बोला, सॉरी छोटे, वो मैं एक मिशन पर गया हुआ था इसलिए तुमसे नहीं मिल पाया, और तुम्हें तो पता है कि मैं अब 1 साल और एक स्टूडेंट की तौर पर रहूंगा। उसके बाद अगर एकेडमी में रहना है तो मुझे एक टीचर के तौर पर रहना होगा। असल में दिव्यकृति एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट एक स्टूडेंट के तौर पर सिर्फ 6 साल तक ही रह सकता है। अखिल की बात सुनकर आर्यन बोला, हाँ भाई, जानता हूँ कि आपके पास अब बस 1 साल बचा है। आर्यन को चुप होते ही अखिल बोल पड़ा, अच्छा मेरी बात छोड़, अपनी बता, तूने तो कमाल कर दिया, एंट्रेंस एग्जाम में टॉप, और मैंने सुना है कि तुम भूमंडल के 9वें स्तर के योद्धा बन गए हो, क्या ये सच है? हाँ भाई ये सच है, लेकिन आप भी तो कुछ कम नहीं हो। जब एकेडमी गए थे तब भूमंडल के 5वें स्तर के योद्धा थे और अब नक्षत्र मंडल के पहले स्तर पर पहुंच गए हो, क्या बात है? आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर अखिल बोला, हाँ और नहीं तो क्या, मैं अब नक्षत्र मंडल का योद्धा हूँ। चल ये से बात छोड़, तू नीचे चल, गेस्ट आने लगे हैं, दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ चलो मैं रेडी हो गया हूँ, आर्यन ने कहा। दोनों भाई बातें करते हुए नीचे जाने लगे। आर्यन सीढ़ी पर पहुंची था कि उसे दिखा कि बहुत सारे हॉल में बैठे हैं। वे सभी आर्यन के रिश्तेदार थे जो आर्यन ने आने का इंतजार कर रहे थे। पार्टी मैंशन के गार्डन में रखी गई थी। आर्यन सीढ़ी पर ही था कि उसके एक कजिन ने देख लिया जिसका नाम रोनी था। उसने रूखे स्वर में बोला, लो आ गया आज का हीरो आर्यन। दरअसल आर्यन जब कमजोर था तब रोनी उसका बहुत मजाक उड़ता था, क्योंकि इस नई पीढ़ी में वो दूसरा लड़का था जिसने दिव्यकृति एकेडमी में एडमिशन लिया था। पहला आर्यन का भाई अखिल था, बाकी जो आर्यन से बड़े कजिन थे वे सभी ने दूसरे एकेडमी में एडमिशन लिया था। और आज जब आर्यन उससे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था तो उसे गुस्सा आ रहा था। जैसे ही सभी ने सुना कि आर्यन आ गया तो सभी ने सीढ़ी की ओर देखा। आर्यन को आते देख एक रिश्तेदार ने बोला, लो आ गया हीरो। सभी के बातों के बीच आर्यन हॉल में आ चुका था। जब दादाजी ने देखा आर्यन आ चुका है तो दादाजी बोले, आर्यन आ गया है तो हम सब बाहर चलते हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। दादाजी की बात सुनकर सभी ने हाँ में सर हिला दिया और दादाजी और आर्यन के पीछे पीछे बाहर की ओर चल पड़े। जैसे ही आर्यन बाहर पहुंचा तो उसने देखा बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। आर्यन ने देखा कि शहर के सभी नामी लोग पार्टी में आए हुए थे। बहुत सारे गेस्ट ऐसे थे जिन्हें आर्यन जानता था और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आर्यन नहीं जानता था। इस पार्टी में रॉकी के मम्मी पापा भी आए हुए थे जिन्हें आर्यन जानता था। जैसे ही आर्यन के डैड मिस्टर राठौर ने देखा कि आर्यन पार्टी में पहुंच चुका है तो मिस्टर राठौर स्टेज पर पहुंच गए और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी जिसके लिए रखी गई है वो शख्स यानी मेरा बेटा आर्यन सिंह राठौर पार्टी में पहुंच चुका है। इतना बोलकर उन्होंने आर्यन को स्टेज पर बुलाया। जब आर्यन स्टेज पर जा रहा था तब सबकी नज़र आर्यन पर ही थी। कुछ लोगों की नज़र में खुशी थी तो कुछ की नज़र में उदासी। कुछ ही समय में आर्यन स्टेज पर पहुंच गया। जैसे ही आर्यन स्टेज पर पहुंच उसके पीछे पीछे कई कजिन भी स्टेज पर पहुंच गए।
आर्यन के पहुंचते ही मिस्टर राठौर ने माइक आर्यन के हाथ में दे दिया। माइक को अपने हाथ में देख आर्यन ने अपने डैड की ओर देखा तो उन्होंने कुछ बोलने का इशारा किया। अपने डैड का इशारा पाकर आर्यन ने बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच हमारी पार्टी में आने के लिए। इतना बोलकर आर्यन ने माइक अपने डैड के हाथों में दे दिया। उसके बाद उसके डैड उसे सभी इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलाने के लिए ले गए। उनमें से कुछ उनकी कंपनी के शेयर होल्डर थे तो कुछ अच्छे दोस्त। आर्यन के डैड उसे मिस्टर शेखावत से भी मिलवाने ले गए। मिस्टर शेखावत के पास पहुंचकर मिस्टर राठौर बोले, आर्यन ये मिस्टर शेखावत है और मिस्टर शेखावत ये मेरा बेटा आर्यन है। अपने डैड की बात सुनकर आर्यन ने दोनों हाथ जोड़कर मिस्टर शेखावत को नमस्ते किया, जिसके जवाब में मिस्टर शेखावत नजर हिला दिया। फिर मिस्टर शेखावत सर हिलाते हुए बोले, तो ये है आपका बेटा जो इस वक्त काफी फेमस है, आर्यन। जी हाँ, यही है मेरा बेटा आर्यन, मिस्टर राठौर बोले। मिस्टर राठौर दिल से खुश थे और हो भी क्यों ना उनका बेटा आज पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर शेखावत के चेहरे पर तो मुस्कान, लेकिन वे अंदर ही अंदर गुस्से में थे, साथ में उदास भी थे। आर्यन ने ये बात महसूस कर लिया। मिस्टर शेखावत खुद से ही बातें कर रहे थे, ये लड़का 2 साल पहले शहर का सबसे नकारा लड़का था, लेकिन आज पूरे देश का जीनियस था। वहीं मेरे खानदान के लड़के जिन्हें मैं जीनियस समझता था, वो सब इस लड़के से हार गए, वो भी बुरी तरह से। मिस्टर शेखावत ने दोबारा आर्यन की ओर देखा जो अपने दादाजी के पास जा रहा था, जो उन्हें अपने दोस्तों से मिलाना चाहते थे। आर्यन के दादाजी के पास 5 लोग खड़े थे। आर्यन ने महसूस किया उन 5 में से 2 की ताकत बहुत अधिक थी, जो अकेले पूरी फौज से लड़ सकते थे। वो दोनों सप्तऋषि मंडल के योद्धा थे। वही 3 नक्षत्र मंडल के योद्धा थे, लेकिन वे तीनों भी सप्तऋषि मंडल में प्रवेश करने के करीब थे। वहां खड़े सभी लोगों में आर्यन के दादाजी सबसे शक्तिशाली थे। दादाजी सप्तऋषि मंडल के 5वें स्तर के योद्धा थे। पूरे कौशाम्बी में गिने चुने ही सप्तऋषि मंडल के योद्धा थे। ये सब सोचते हुए आर्यन अपने दादाजी के पास पहुंच चुका थे। दादाजी ने देखा कि आर्यन आ चुका है। दादाजी खुश हो गए और खुश होते हुए उन्होंने अपने दोस्तों से बोला, दोस्तों ये है मेरा पोता आर्यन, और आर्यन ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं जिनसे तुम कभी नहीं मिले होंगे। आर्यन ने सबको प्रणाम किया। सभी ने आर्यन का प्रणाम स्वीकार किया। उसके बाद दादाजी के एक दोस्त बोले, यार राठौर, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ये पोता भविष्य में बहुत शक्तिशाली योद्धा बनेगा। दूसरे दोस्त बोले, सही बोल रहे हो, मुझे तो लगता है ये लड़का एक दिन पूरी धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। तीसरे दोस्त बोले, बच्चे तुम्हारा शक्ति स्तर क्या है, हमें बताओ, क्योंकि हम तुम्हारा स्तर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर कि वे सभी उसका स्तर जानना चाहते हैं, आर्यन बोला, वो दादाजी मैं भूमंडल के 9वें स्तर पर हूँ। ये सुनकर दादाजी के चौथे दोस्त बोले, लेकिन आर्यन तुम्हारे दादाजी ने बताया था कि 2 साल पहले तुम भूमंडल के पहले स्तर पर भी नहीं थे और 2 साल तुम 9वें स्तर तक पहुंच गए, कैसे? ये सुनकर आर्यन के दादाजी हंसते हुए बोले, ये रहस्य तो मुझे भी जानना है, लेकिन ये बताता ही नहीं, शायद तुम सबको बता दे। दादाजी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगे। तभी दादाजी के एक दोस्त कुछ बोलने ही वाले थे, तभी सभी के कानों में एक आवाज सुनाई दी, हेलो एवरीवन, मैं रॉनी हूँ, रॉनी राठौर। थोड़ा रुक कर रॉनी फिर बोला, आर्यन क्या तुम मेरे साथ एक फाइट करोगे? रॉनी की बात सुनकर सभी चौंक गए और आर्यन की ओर देखने लगे। वही आर्यन मुस्कुराते हुए रॉनी की ओर देख रहा था और रॉनी आर्यन की ओर। वही सभी गेस्ट आपस में बात करने लगे। एक यंग गेस्ट बोला, क्या आर्यन ये चुनौती स्वीकार करेगा? उसी गेस्ट के बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के गेस्ट बोले, तुम्हें क्या लग है आर्यन को क्या करना चाहिए? वे दोनों गेस्ट दादा पोता थे। वो यंग लड़का भी दिव्यकृति एकेडमी में पढ़ता था और रॉनी को जानता था। अपने दादाजी की बात सुनकर पोता बोला, दादाजी रॉनी को मैं जानता हूँ, वो बहुत जल्दी जल मंडल में प्रवेश करने वाला है, और वही आर्यन जहाँ तक मैंने सुना है वो भूमंडल के 9वें स्तर पर है, जहाँ वो अभी कुछ समय पहले ही पहुंचा है। अपने पोते की बात सुनकर वो बुजुर्ग बोला, सही बोल रहे हो, लेकिन एक बात पर ध्यान नहीं दिया तुमने कि वो लड़का अपने शक्ति छुपाने में माहिर है, जो काम केवल एक सप्तऋषि मंडल का योद्धा ही कर सकता है। आप सही बोल रहे हो, पोते ने जवाब दिया। वही सभी लोगों की नज़र आर्यन पर ही थी, ये जानने के लिए कि आर्यन रॉनी का चैलेंज स्वीकार करेगा। तभी अखिल आर्यन के पास आया। अखिल आर्यन के पास पहुंच ही था, तभी आर्यन बोल पड़ा, रॉनी मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। आर्यन की बात सुनकर अखिल धीरे से आर्यन से बोला, आर्यन तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो रॉनी कितना शक्तिशाली है? हाँ भाई, जानता हूँ कि ये रॉनी कितना शक्तिशाली है, आप चिंता न करो, आर्यन ने अपने भाई के बातों का जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर अखिल ने आर्यन से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम रॉनी को हरा दोगे? हाँ भाई, मैं उसे हरा दूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। अपने भाई को जवाब देने के बाद आर्यन स्टेज की ओर जाने लगा। ये देखकर सभी गेस्ट आपस में बातें करने लगे, अरे यार क्या ये आर्यन जीत आएगा? माना कि आर्यन शक्तिशाली है, लेकिन रॉनी उससे ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होता है। इसी तरह की बातें सभी गेस्ट में आपस में बात कर रहे थे। इन्हीं बातों के बीच आर्यन स्टेज पर पहुंच गया और रॉनी के सामने खड़ा हो गया था। रॉनी ने देखा कि आर्यन स्टेज पर आ गया है तो वो बोला, तो फाइट शुरू करे या हार मानना चाहते हो? आर्यन कभी लड़े बगैर हार नहीं मानता, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे गुरु का अपमान होगा और ये मैं होने नहीं दूंगा, आर्यन ने जवाब दिया।
थोड़ा रुकने के बाद आर्यन बोला, किसी हथियार से लड़ोगे या बगैर हथियार के? तुम बोलो कैसे फाइट करोगे? रोनी बोला, चलो ठीक है, मुझे ही चुनना है तो मैं धनुष से लड़ूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर रोनी खुश हो गया, क्योंकि रोनी धनुष से लड़ने में माहिर था और आर्यन भी ये बात जानता था। वही अखिल परेशान हो गया, क्योंकि वो भी जानता था कि रोनी धनुष से लड़ने में माहिर है। वो मन ही मन सोचने लगा कि आर्यन ये क्या कर रहा है, रोनी को धनुष के फाइट में हराना बहुत मुश्किल है। अखिल परेशानी में आर्यन की ओर देखे जा रहा था। सभी गेस्ट आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रोनी ने अपना धनुष निकल लिया। रोनी का धनुष बहुत शक्तिशाली था, वो एक रैंक 4 का धनुष था, जिसे रोनी हमेशा अपने पास रखता था, छोटा करके। कुछ हथियार को छोड़कर सभी हथियार को अपने साइज से छोटा किया जा सकता था। रोनी ने देखा कि आर्यन अपना धनुष नहीं निकाल रहा है, तो वो बोला, क्या हुआ आर्यन, अपना हथियार नहीं निकाल रहे हो, डर गए हो क्या? रोनी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपने ब्रेसलेट को टच किया। तभी उस ब्रेसलेट से ऊर्जा निकली और एक धनुष में बदल गई। दरअसल आर्यन का ब्रेसलेट सिर्फ एक जरिया नहीं था गुरुजी तक पहुंचने का, बल्कि उसमें बहुत सारे फंक्शन थे। कुछ समय पहले ही गुरु दिव्यांश ने आर्यन को बताया था ब्रेसलेट के स्टोरेज पावर के बारे में। आर्यन को इस तरह धनुष निकालते देख सभी गेस्ट सदमे में चले गए, लेकिन कुछ ही देर में सभी गेस्ट नॉर्मल हो गए और आपस में बात करने लगे, ओ गॉड, ये इसने कैसे किया, इसने ये धनुष कहाँ से निकाला, और देख भाई ये धनुष कितना शक्तिशाली है, ये धनुष तो रोनी के धनुष से ज्यादा शक्तिशाली है। इसी तरह की बात सभी गेस्ट के बीच चल रहे थे। इन्हीं बातों के बीच आर्यन ने धनुष को अपने हाथों में कस के पकड़ लिया और बोला, तो रोनी फाइट शुरू करे। दूसरी ओर रोनी भी सदमे में था, लेकिन आर्यन की बात सुनकर रोनी होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ चलो फाइट शुरू करते हैं। इतना बोलकर रोनी ने अपना धनुष आगे कर दिया। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया, फिर उसने भी अपना धनुष आगे के दिया। ये देखकर रोनी मुस्कुराया और बोला, तो फिर चलो पहला हमला तुम करो, नहीं तो तुम कहोगे कि तुमने पहला हमला करके फायदा उठाया है। रोनी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं रोनी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर तुम चाहते हो तो पहले हमला कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर रोनी का खून खौल गया। आर्यन की ऐसी बात सुनकर उसे अपना अपमान लगा और बोला, नहीं आर्यन, तुम जूनियर हो, तुम पहले हमला करो। रोनी की बात सुनकर आर्यन बोला, चलो तुम अगर यही चाहते हो तो पहले मैं ही हमला करता हूँ। क्या आर्यन रोनी को हरा पाएगा? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।